गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अधिकारी कोर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं अपने वादे के अनुसार फिर से आपके सामने आ चुका हूं और ये जो लेक्चर होगा वो 72 बीपीएससी के रिगार्डिंग जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है उसके लिए बताया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब तक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक मैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर लेकर के आऊँगा। और मैं एक बात की तो गारंटी देता हूँ कि जो भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि मैं कंटिन्यूअस 64 से लगातार दे रहा हूँ, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ये सारे चीज़ दे रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे भी सफलता नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं आप मेरे अनुभवों से सीख सकते हैं या जान सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक दिया हुआ है। तो पहला है ऑटोमिस्ट सेकेंड। ऑटोमिस्ट सेकेंड जो परियोजना था वो मुख्यतः नासा के द्वारा संचालित परियोजना है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले 2022 में पहले भी इसका एक बार लॉन्च कर दिया गया था, इसलिए आर्टेमिस सेकेंड जो है वो 1 अप्रैल 2026 को यूएसए के फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 39वीं सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। याद रखना है कि कौन सा लॉन्च पैड था, तो 39वीं थी। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि कैनेडी स्पेस सेंटर, तो कैनेडी स्पेस सेंटर से ये नहीं समझना कि कनाडा का है, नहीं, ये यूएसए का स्पेस सेंटर है, ठीक है ना। ये उस जगह का नाम दे दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसमें मुख्यतः 4 ऐसे अंतरिक्ष यात्री थे जिनको भेजा गया था। उन चारों अंतरिक्ष यात्री में सबका नाम याद रखना जरूरी नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो वाइसमैन, विक्टर ग्लोबर, क्रिस्टियाना कोड और जेरेमी हैंसन, जिसमें से 3 अंतरिक्ष यात्री जो थे वो कहाँ के थे, तो यूएसए के थे। बाकी एक अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हैंसन जो थे कनाडा के थे। बस इनका नाम याद रखना है। अब इनसे जुड़े कुछ टॉपिक है जिसको ध्यान में रखना है। जो टर्म है, एक टर्म दिया गया इंटीग्रिटी का। इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी एक अंतरिक्ष यान है, इसके माध्यम से चंद्रमा के पास से उड़ान भरी और फिर पृथ्वी से लोग वापस आए। यानी इंटीग्रिटी अंतरिक्ष यान के से ही जहाँ अंतरिक्ष पर ये लोग यात्रा कर रहे थे, यात्रा में थे, वहाँ से वापस आए थे, ठीक है। इससे पहले याद रखना कि अपोलो 17 ऐसा मिशन था जिसमें इसके पहले बार चंद्रमा की ओर, यानी चंद्रमा पर नहीं गया ये मिशन। आर्टेमिस मिशन जो था वो चंद्रमा के आसपास कक्षाओं में घूमने के लिए था, न कि चंद्रमा पहुँचने वाला। तो ये पहला मानव युक्त मिशन है। नेक्स्ट, इसी में टर्म आता है आपका टर्मिनेटर क्षेत्र। तो टर्मिनेटर क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जहां प्रकाश और अंधकार की सीमाएं आकर मिलती है। ओके, याद रखना, ये बस टर्म है। इससे जुड़ा हुआ एक चीज और है अवतार, ठीक है। तो अवतार जो है एक प्रकार का विकिरण और सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण का मानव जगह पर प्रभाव पड़ने वाले को समझने के लिए इसको बनाया गया है। ये एक प्रकार का चिप है, ठीक है, जो अंतरिक्ष यात्रियों में फिक्स किया जाएगा। और ये चिप जो है वो ऑर्गन बेस्ड चिप है, ठीक है, ठीक। अब जो अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए अंतरिक्ष यात्री गए थे, उन्होंने चंद्रमा के 2 क्रेटर को दूर से देखा, जहाँ से जिस ऑर्बिट पर वो घूम रहे थे वहाँ से चंद्रमा के 2 क्रेटर को देखा। उसका नाम, एक का नाम रखा इंटीग्रिटी, दूसरे का नाम रखा कैरोल। ओके, नाम याद रखिएगा, इंटीग्रिटी और कैरोल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरा दूसरा टॉपिक है एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट। यह एयर ड्रॉप टेस्ट जो है वो इसरो के द्वारा शुरुआत किया गया श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से, ठीक है। यह मुख्यतः गगनयान मिशन कार्यक्रम के तहत इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। यह क्या है? यह एक ऐसा प्रणाली है जिसमें अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष से उतरेंगे वापस, क्योंकि गगनयान मिशन के द्वारा यह निर्धारित है कि भारत अंतरिक्ष स्टेशन पर, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना आदमी को भेजेगा खुद से, इसरो। तो जब अंतरिक्ष यात्री वापस समुद्र उतरेगा तो समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग कर सके, इसके लिए यह टेस्ट किया गया, जो कि सफल हो चुका है, दूसरी बार सफल हो चुका है। यानी कि इस परीक्षण में किसका उपयोग किया गया? डीआरडीओ के एडेर या एगरा द्वारा विकसित पैराशूट सिस्टम का प्रयोग किया गया। ध्यान रखना है कि जो पैराशूट बनाया था वो किसने बनाया था? डीआरडीओ की एगरा द्वारा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिशन मित्रा।
मित्रा का फुल फॉर्म, जो कभी कभी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है बीपीएससी के क्वेश्चन में, प्रीलिम्स में हमेशा पूछता है मोस्टली एक नए क्वेश्चन। तो मित्रा का फुल फॉर्म है मैपिंग ऑफ इंटर ऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट। क्या है फुल फॉर्म? मैपिंग ऑफ इंटर ऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट। ठीक है, यह भी कार्यक्रम जो था वो गगनयान मिशन कार्यक्रम के तहत था। अब यह कहाँ लॉन्च किया गया था? तो ये लद्दाख में लॉन्च किया गया था। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि अंतरिक्ष में जब अंतरिक्ष यात्री अकेला रहेंगे तो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, इसके परीक्षण के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया। यह किसके द्वारा लॉन्च किया था? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक इसी के बाद मिशन होप भी ठीक इसी की तरह है। ठीक है, जो अंतरिक्ष यात्री जो रहेंगे गगनयान मिशन के तहत, वह मंगल और चंद्रमा जैसी स्थितियों में रहने युक्त कैसे बनाएंगे। तो इसमें मिशन होप की तरह क्या किया जाएगा? लद्दाख क्षेत्र में, कहाँ? तो लद्दाख क्षेत्र के त्योस्कर घाटी में एक ऐसा वातावरण बनाया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कंडीशन सेम मिलता जुलता होगा किसके? मंगल और चंद्रमा के जैसा सेम कंडीशन दिया गया है। देखिए दोनों में फर्क है। एक क्या कर रहा है? एक में बता रहा है कंडीशन, दूसरे में बता रहा है कि अकेला कैसे सर्वाइव करेगा। दोनों है किसका मिशन है? तो मिशन है आपका यह गगनयान मिशन का ही है पार्ट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब इसरो का LMV-3M6 यह बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, मिशन है इसरो का। एक LMV-3M6 था, एक LMV-3M5 था। तो LMV-3M3 जो था 104वां प्रक्षेपण मिशन है। ठीक है ना, यह साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण करने वाला पहला राज्य गुजरात है। एक अलग से टॉपिक है कि साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात है। इसके बाद टॉपिक क्या है मेरा? LMV-3M6। तो इसको 24 दिसंबर 2026 को लॉन्च किया गया है, ध्यान रखना है। इसमें दो तरह के उपग्रह को भेजा गया है। तो एक है एस्टेट और दूसरा है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ठीक है, ये जो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 है यूएसए का मिशन है और AST स्पेस मोबाइल है। स्पेस मोबाइल कहने का मतलब ये हो गया उपग्रह कि एक ऐसा उपग्रह जिसको हम पृथ्वी पर रखे मोबाइल स्मार्टफोन से हम उसको नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में सॉरी फ्रेंड्स, अब इस प्रक्षेपण को इसरो और NISL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो लॉन्च किया गया था, इसमें इसरो ने दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किया है। एक लक्ष्य यह था कि लियो यानी लॉ अर्थ ऑर्बिट में सबसे बड़े वाणिज्यिक संचार उपग्रह को तैनात करने वाला इसरो पहला स्टेश हेलो, आवाज आ रही है आपकी? चलिए, तो मैं कहा था कि हाँ, इसरो ने दो महत्वपूर्ण लक्ष्य से हासिल कर लिया है। पहला क्या है कि लियो में सबसे बड़े वाणिज्यिक संचार उपग्रह को तैनात कर लिया है। दूसरा है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह भारतीय धरती से LMV-3 लॉन्च द्वारा लॉन्च किया गया अब तक के सबसे भारी पेलोड 61,000 ग्राम का बन गया है। यानी कि इसने दो रिकॉर्ड हासिल किया, पहले सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह के रूप में, दूसरा सबसे भारी पेलोड ले जाने वाले उपग्रह के रूप में। ठीक है, चलिए, अभी मैंने बताया था कि LMV-3M5 भी लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। इसको कहते हैं बाहुबली रॉकेट, यानी ध्यान रखना कि बाहुबली रॉकेट किसको बोलते हैं? LMV-3M5 को, ना कि M6 को कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है। इसको भी 2 नवंबर को लॉन्च किया गया था, उसको 24 दिसंबर को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है निशाद। काफ़ी दिनों से ये समाचार पत्रों में रहा है, न्यूज़ में रहा है निशाद। ये जैसा कि आपको पता है कि N से हुआ नासा, I से हुआ इसरो। तो नासा और इसरो का महत्वाकांक्षी परियोजना है। ठीक है, इसे 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? GSLV F-16 के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है।
इसमें क्या है, इसमें दो तरह के बैंड काम करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डुअल बैंड सिंथेटिक अपार्चर रडार, ठीक है ना। एक बैंड है एल बैंड, दूसरा बैंड है एस बैंड। तो एल बैंड को नासा और एस बैंड को इसरो द्वारा विकसित किया गया। अब इसे कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसे सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया है। लगभग 5 वर्षों के लिए मिशन काम करेगा। अब एल बैंड सार का क्या यूज है, तो एल बैंड सार जो है वो अमेजन, पश्चिम अमेरिका, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड वाले क्षेत्रों में के बर्फ और जंगलों की कंडीशन को देखेगा, किस तरह से जंगल का कंडीशन है, किस तरह बर्फ कहाँ पिघल रहा है। और एस बैंड सार जो है वो भारत की भूभाग को देखेगा, कहाँ पर भारत की फसल कैसा है, तालाब का कंडीशन क्या है, बीच को छतरी कैसी है, इन सब चीज़ों का देखेगा और सर्वेक्षण करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सियोम मिशन। एक्सियोम के बारे में आपको पता ही होगा कि एक्सियोम 4 मिशन काफ़ी दिन से ये सुनने में आ रहा और चर्चा में न्यूज़ है। तो एक्सियोम मिशन 4 को 25 जून 2025 को, ध्यान रखना 25 जून 2025 को यहाँ से लॉन्च किया गया। कहाँ से, तो लॉन्च किया गया आपका वही कनेडियन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें अंतरिक्ष यान का जो नाम था वो स्पेस ड्रैगन था। अंतरिक्ष यान का नाम क्या था, स्पेस ड्रैगन। लॉन्च किया गया था रॉकेट फाल्कन 9, स्थान था कनेडी स्पेस सेंटर यूएसए में, ओके, ठीक है। वापस कब आया पृथ्वी पर, तो यह 15 जुलाई 2025 को, यानी कुल मिला के 18 दिनों तक जो यात्री थे वो रहे थे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर, ओके। अब इनके यात्रियों का नाम रखे, शुभांशु शुक्ला का नाम तो याद रखना ही, वो भारतीय थे, और पैगी विट्सन, दूसरा था टिबोर कापू हंगरी के थे, और चौथा जो थे वो स्लावोस्ट उजानस्की विस्निवस्की। ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट लगता है क्योंकि पोलैंड जो है ये रशियन नेम है, ठीक है ना, स्लोवाक के थे, इसलिए ऐसा नाम, जितना भी स्लोवाक जाति के मिलेंगे आपको उनका नाम इस तरह से रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। तो इसी से जुड़ा है 1984 में राकेश शर्मा द्वारा सोवियत संघ के सोयूज T11 से के बाद भारत के शुभांशु शुक्ला ऐसे 41 वर्षों के बाद अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले दूसरे व्यक्ति बन चुके हैं जो भारतीय हैं। नेक्स्ट इनसे एक टॉपिक आता है हम रेडियो शास्त्र। तो हम रेडियो शास्त्र क्या था कि शुभांशु शुक्ला जब अंतरिक्ष स्टेशन पर थे तो वो अपने अनुभव को शेयर कर रहे थे भारत के विभिन्न विद्यार्थियों के साथ। तो ऐसे में सबसे पहले हम रेडियो शास्त्र जो था वो बेंगलोर के विद्यार्थियों के साथ अपना एक्सपीरियंस को साझा किए और प्रमोट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट हिम सरोवर। प्रोजेक्ट हिम सरोवर कहाँ लॉन्च किया गया, तो लद्दाख में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि हिम संचयन एवं जल निकाय का निर्माण, वैज्ञानिक हिम संचय, यानी लद्दाख में जो पानी गम रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे कंडीशन में किस तरह से वैज्ञानिक विधि द्वारा वहाँ का हिम का संचयन करे और वहाँ के नए नए जल निकायों का निर्माण करे ताकि वहाँ के लद्दाख के जल संकट से बचा जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो नवीनतम तकनीकी प्रौद्योगिकी विकास हुए उसके बारे में है। तो पहला क्वेश्चन है देश की पहली उन्नत 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई उड़ीसा में स्थापित किया गया। ध्यान रखना है कि देश की पहली उन्नत 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग उड़ीसा में स्थापित किया गया। अभी जो ग्लास है उसका इस्तेमाल क्यों किया गया है, जबकि सेमीकंडक्टर में तो मोस्टली इस्तेमाल जर्मेनियम का किया जाता है या सिलिकॉन का किया जाता है। तो ग्लास का इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि यह बेहतर थर्मल स्थिरता प्रदान करता है, दूसरा इसका हाई कनेक्ट डेंसिटी होता है। यही वजह है कि इसका उपयोग AI में, AI टूल्स में, IoT में या 6G में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तमिलनाडु के कलपक्कम परमाणु रिएक्टर में स्थापित PFBR को पहली प्रथम क्रिटिकली अवस्था प्राप्त कर ली, यानी जो कलपक्कम परमाणु स्थापित है परिसर में PFBR। अब PFBR का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो जैसा कि आपको मालूम हुआ कि भारत में जो परमाणु ऊर्जा को प्राप्त करना है उसको त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अब इससे जुड़ा हुआ टर्म था क्रिटिकली का मतलब क्या होता है, क्रिटिकलिटी वह अवस्था है जब रिएक्टर में नियंत्रित और स्व-अस्थायी परमाणु विखंडन श्रृंखला विक्रिया पहली बार शुरू होकर परिचालन चरण में प्रवेश करती है। यहाँ देखना है परिचालन चरण में प्रवेश करती है, परिचालन नहीं होती है, इस कंडीशन में प्रवेश करती है। क्योंकि रसिया ऐसा देश है जो इस चरण को भी पार कर चुकी है।
तो चूंकि अगर परिचालन पूरा रूप से हो जाएगा तो भारत दूसरा ऐसा देश बन जाएगा रशिया के बाद। ठीक है, इसको विकसित किया गया किसको, किस प्रोजेक्ट के द्वारा, यह भविनी भाविनी भाविनी द्वारा निर्माण और कमीशनिंग किया गया है। ठीक है, जबकि आईजी इंदिरा गांधी आईजी कार्ड द्वारा विकसित यह तकनीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, चूंकि एआई सब जगह छाया हुआ है तो एआई फॉर ऑल के दृष्टिकोण को साकार करने, यह इंडिया का लक्ष्य है। ठीक है, तो एआई फॉर ऑल के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए भारत सरकार ने बोधन एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और भारत एडू एआई स्टैक का विकास किया है। किसका किया है, तो बोधन एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का और भारत एडू एआई। तो भारत एडू एआई स्टैक क्या है, तो यह जो है शिक्षा परिस्थिति तंत्र में एआई टूल्स का कैसे तैनात किया जाए इसके बारे में, यह मुक्त प्रशिक्षण के लिए जो टीचर वगैरह है उनके लिए। ठीक है ना, जबकि बोधन एआई जो है वो किंडरगार्टन से लेकर अनुसंधान तक पूरी शिक्षा प्रणाली में एआई को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य से इसको आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है ना, अब देखिए भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया है, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला समर्पित क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय परिषद कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो अमरावती में। भारत का पहला समर्पित क्वांटम एआई विश्वविद्यालय परिषद कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो अमरावती में। किसके द्वारा, तो नाइलीड और आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा मिलकर किया जाएगा। अब एआई प्रीन्योर्स ऑफ इंडिया, तो ये जो कार्यक्रम है, ठीक है, एआई प्रीन्योर ऑफ इंडिया, यह नीति आयोग द्वारा शुरुआत किया गया है जो कि अटल इनोवेशन मिशन के तहत काम करता है। भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को क्वांटम खतरों से सुरक्षित बनाने के लिए VSEC-N और QNU लैब्स से समझौता किया है। यानी भारत में क्वांटम खतरा, क्योंकि क्वांटम का विकास काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए जो भास्कर है, भास्कराचार्य स्थित जो है केंद्र और QNU लैब्स के बीच में समझौता हुआ है कि कैसे इससे निपटा जाए। ध्रुव 64, तो ध्रुव 64 यह पहला स्वदेशी 1.0 गीगावाट 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया। यह क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है ना, सीटेक द्वारा विकसित किया गया है। ध्रुवा किसके द्वारा विकसित किया गया, तो सीटेक। इसके बाद जो आएगा वो धनु 64 आएगा नेक्स्ट, फिर धनु 64 प्लस आएगा, ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए आएगी। ठीक है, अब परमाणु भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, आईआईटी पटना में स्थापित किया जाएगा। कब स्थापित किया जाएगा, तो यह 26 दिसंबर 2025 को स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत इसको विकसित किया जाएगा। अब भारत का पहला एकीकृत फोटो कैपेसिटर कहाँ, तो बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मटेरियल साइंसेज द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, तो सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज द्वारा विकसित किया गया। यह कहाँ है, तो यह बेंगलुरु में है। ठीक है, और यह किसके अंतर्गत आता है, तो इस DST, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत यह एक स्वायत्त संस्थान है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या आता है, CEMS। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च वोल्टेज सुपर कैपेसिटर का विकास किसके द्वारा किया गया, तो ये भारतीय द्वारा विकसित किया गया है। कहाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र ARC द्वारा। ठीक है, IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने डेनमार्क और जर्मनी के सहयोगियों के साथ मिलकर AI आधारित लैब असिस्टेंट एजेंट विकसित किया है। उसका नाम क्या है, AILA, यानी इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट। ओके, किसके द्वारा विकसित किया गया, तो IIT दिल्ली द्वारा सहयोग को किसने किया था, डेनमार्क और जर्मनी ने सहयोग किया था। नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ, ये किस तरह का काम कर सकता है, तो यह पदार्थों को परमाणु स्तर पर देखने और मापने में सहायता प्रदान करता है। भारत का पहला सोवरेन AI पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो तमिलनाडु के चेन्नई में। अमेरिका के सुपर कंप्यूटर एल कैपिटन ELE मतलब एल कैपिटन को विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है।
जबकि टॉप 500 सूची में भारत का सुपर कंप्यूटर 5 है। कितने सुपर कंप्यूटर है? तो 5 सुपर कंप्यूटर है। यानी भारत का 5 सुपर कंप्यूटर ऐसा है जो टॉप 500 में है, जिसमें भारत का एरावत 188वें नंबर पर है। क्या नंबर पर है? 188वें नंबर पर है। नेक्स्ट टॉपिक, हाँ, जेएनजी सब जगह छाए हुए हैं। तो भारत का पहला जेएनजी थीम वाला पोस्ट ऑफिस कहाँ विकसित किया जाएगा? तो आईआईटी दिल्ली में। कहाँ? तो आईआईटी दिल्ली में। भारत में प्रत्यक्ष प्रसारण नेटवर्क डीबी नेट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो नई दिल्ली में और चेन्नई में। भारत के प्रत्येक प्रशासन नेटवर्क डीबी नेट, ध्यान रखें, यहाँ डीबी नेट का स्थापना कहाँ किया गया? तो दिल्ली में और चेन्नई में। डीबी नेट क्या करता है? तो मौसम पूर्वानुमान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए राष्ट्रीय मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, याद रखना है किसके भी समझौता हुआ है? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL और राष्ट्रीय मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र के बीच में समझौता हुआ है। ध्यान रखना, मिशन मौसम पहल यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, और यही जो है डीबी नेट जो है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा ही शुरुआत किया गया था। स्वदेशी 4G सेवा प्रदान करने वाला पूर्णतः 5वां देश बन चुका है। कौन? तो भारत बन चुका है। नेक्स्ट, ध्यान रखना कि भवसागर परियोजना 30 मार्च 2026 को पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कोची स्थित समुद्र सजीव संसाधन एवं पारिस्थितिकी केंद्र में भवसागर रेफरल केंद्र को गहरे समुद्री जीवों के लिए राष्ट्रीय निक्षेपागार नामित करने के लिए अधिसूचना जारी की। यानी कि भारत का पहला राष्ट्रीय निक्षेपागार कौन बन चुका है? तो ये भवसागर में। कहाँ? भवसागर स्थित कोच्चि में, ठीक है ना। अब इसके भवसागर परियोजना में क्या किया जाएगा? तो इसके अंतर्गत गहरे समुद्र के प्रजातियों को, जो प्रजाति है उसके डीएनए का अनुक्रम करके डेटा इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो IQ एयर कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और इसमें केवल PM 2.5 मानकों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं कि PM 10 का किया था। इसमें सिर्फ और सिर्फ PM 2.5 मानकों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सबसे प्रदूषित देश में कौन रहेगा? तो पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, भारत का स्थान इसमें छठा है, ठीक है। और विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो लोनी है। लोनी कहाँ? गाजियाबाद यूपी में। सबसे प्रदूषित राजधानी न्यू दिल्ली। एक देश छोड़ के भारत में सब चीज प्रदूषण ही फैला हो सब जगह। ये तो कंडीशन है इंडिया का। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के लिए नए लक्ष्य की घोषणा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी ही मार्च 2026 में नई घोषणाएं लाई गई, जिसमें NDC का न्यू NDC का लक्ष्य जो है 2031 से 2035 के बीच में भारत सरकार के द्वारा नए निर्धारित किया गया है, जिसमें उत्सर्जन लक्ष्य जो 2035 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2005 के स्तर से 47% तक कम करना है, जबकि पहले 2005 के स्तर से 2020 तक 33% करना था। उससे हम लोग आगे बढ़ के 36% तक हासिल कर चुके हैं। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, जो लक्ष्य है भारत सरकार का, जो न्यू लक्ष्य है वह है गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता। तो गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता पहले जो लक्ष्य था उससे आगे बढ़ करके 2035 तक हमको 60% करना है, जबकि वर्तमान स्थिति है कि हम 52.57% हम ऐसे गैर जीवाश्म ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है कार्बन सिंक। तो वन जीवों के आवरण के माध्यम से 2005 के स्तर से 2035 तक 3.5 से 4.0 बिलियन टन तक CO2 का अतिरिक्त कार्बन सिंक हम लोग को बनाना है। पूरे भारत का ऐसा लक्ष्य है कि 2005 के स्तर से 2035 तक 3.5 से 4.0 बिलियन टन तक बनाना है, जबकि 2021 तक जो हासिल कर लिया गया है 2.3 बिलियन टन हासिल कर दिया गया है। डीजल और LNG आधारित डुअल फ्यूल इंजन का विकास जो किया गया है किसके द्वारा किया गया है? तो पश्चिमी रेलवे यानी साबरमती डिपो द्वारा विकसित किया जाएगा, जो कि LNG पर भी चलेगा और डीजल खत्म हो जाएगा तो LNG पर चलेगा, LNG खत्म हो जाएगा तो डीजल पर चलेगा। ऐसा इंजन बना है पश्चिमी रेलवे के साबरमती डिपो द्वारा, ठीक है। पहला हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चला है? तो हरियाणा में जींद से लेकर के ललित खेरा रेलवे स्टेशन के बीच में चला है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने
औपचारिक रूप से पाक खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दे दिया गया है। डुगोंग क्या है? तो समुद्री गाय है। इसका रेड लिस्ट में सूची में क्या सुरक्षित श्रेणी में है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 में है। केंद्र सरकार ने दक्षिणी अंडमान के चिनिया टापू कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में है में भारत के प्रथम राष्ट्रीय प्रवाल वित्तीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की घोषणा किया है। याद रखना कि भारत का प्रथम प्रवाल वित्तीय अनुसंधान केंद्र की घोषणा कहाँ किया जाएगा? तो दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान में कहाँ? दक्षिणी अंडमान के चिनिया टापू में। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। इसी तरह बने रहें। आगे नेक्स्ट में हम इसको आगे बढ़ा के जो हेल्थ और बीमारी से जो जितने भी खोज हुए हैं नवीनतम में, उसको हम इसमें डालेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अधिकारी कोर के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।